नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र दुबे ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का जो विषय बिंदु है वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, लेकिन विशेष करके यूपीपी कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट लेकर हम लोग आए हुए हैं और इसमें इन प्रश्नों का जो रूपरेखा रखा गया यह ध्यान में रखते हुए कि आगामी जो परीक्षा हम लोग देने जा रहे हैं वह परीक्षा की रूपरेखा तो तय करेगा ही, लेकिन जो विकल्प में व्याख्या की जाएगी उनमें उसके इर्द गिर्द जो और भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी पूरी तरह से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। तो आप लोग अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो चलिए हम फटाफट अपने क्लास को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, जरा देखिए क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि उपसर्ग और प्रत्यय से हमारे शब्दों का निर्माण हुआ है, तो विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है। उपसर्ग और प्रत्यय आप जानते ही होंगे, आप पहले भी बता चुके हैं। तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है जरा बताइए अब जल्दी जल्दी। ई, बिग बी, तो यहां कौन सा उपसर्ग है। ज्ञान हमारा शब्द है, ज्ञान के पूर्व क्या लगा है, बी। वी हमारा यहां क्या है, उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग है। अगला है, गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो हिंदी का प्रथम कवि माना गया पुंड, सरहपाद, सालभद्र सूर्य, स्वयंभू। तो यहां बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो उत्तर यहां क्या होगा बच्चों, सालभद्र सूर्य को। किसे माना है, सालभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि के रूप में माना है, सालभद्र सूर्य को। अगला है, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। यहां उपसर्ग पूछा गया है, यहां क्या है, प्रत्यय पूछा गया है। तो प्रत्यय में किसी भी शब्द के बाद में लगता है, यह भी शब्दांश है। तो यहां मूल शब्द क्या है, महाजन। मूल शब्द क्या है, महाजन। इसमें जो प्रत्यय जुड़ा है वह कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय। तो यहां पर देखा जाए कि इसमें इस शब्द में कौन से प्रत्यय लग रहे हैं। तो ई नहीं, नी नहीं, जनी नहीं, बल्कि ई प्रत्यय प्रयुक्त किया जा रहा है। कौन सा प्रत्यय, ई प्रत्यय। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो स्त्रीलिंग अगर आप बनाना जानते हैं कि कब हमारे स्त्रीलिंग होते हैं, कब पुल्लिंग, आ और ए से भी बनाए जाते हैं। किसी शब्द के अंत में यदि आ का ए हो जाए तो वह शब्द अप्राणिवाचकों में जो अप्राणिवाचक हैं तो ऐसे शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं। तो वहां पर उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए यहां पर यह ध्यान दीजिए, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। पहला विकल्प क्या दिया गया है, संसार। दूसरा शब्द क्या दिया गया है, गौरव। तीसरा समुदाय, तो नहीं है, गौरव भी नहीं है, समुदाय भी नहीं है कौन सा, अश्विनी। अश्विनी शब्द जो है वह कैसा है, स्त्रीलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें आपको क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें आपको यह देखना है कौन सा जोड़ा इसमें सही, बेटी बेटियां, सही ना, बेटी बेटियां, डिबिया डिबिये बहुवचन में। यहां देखिए, बेटी बेटियां बहुवचन, डिबिया डिबिये बहुवचन, श्रोता श्रोतागण बहुवचन। और कौन सा सही नहीं है, जो सही नहीं है वह उत्तर होगा वधु वधुए, वधु वधुए। यह विकल्प यहां पर क्या है, गलत है, बाकी सब सही है। तो जो गलत है वही सही होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, वधु वधुए। बढ़े अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इस पे देखे जाए। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्यों को पहचानिए। संबंध कारक को जानने के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान
अपादान, संबंध, संबोधन, ये सारे चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी के आधार पर कारक को आपको बताना है। राम खाना खाता है, कारक यहां संबंध कारक है नहीं। राम का कुत्ता, यहां देखिए राम का नहीं है बल्कि राधा का कुत्ता। राधा कुत्ता का संबंध किससे है? राधा। राधा का संबंध किससे है? कुत्ते से। तो यहां कौन सा चिन्ह लगा है? का किसका चिन्ह है? संबंध में क्या है? काका के नानी ने रा री रे। तो यहां देखा जाए राम ने रावण को, राम ने, यहां क्या है? यह कर्ता का चिन्ह है। को किसका है? कर्ता ने कर्म को, कर्म का चिन्ह लगा है, ते भी विकल्प नहीं होगा। मां अपने बच्चों को मारती है, को मारती, कर्ता ने कर्म, कर्म का चिन्ह है। तो यहां संबंध कौन सा है? राधा का कुत्ता, कुत्ते से राधा का जो संबंध बता रहा वह कारक चिन्ह कौन है? का। तो यह विकल्प आपका सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? आपका बी। बढ़े अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? तो गांधी जी ने किसे राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? तो यहां पर उत्तर देखिए, महादेवी वर्मा को नहीं, गांधी के संदर्भ में पर्टिकुलर पूछ रहा है। तो यह गांधी जी के द्वारा जो राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया किसे? वह दिया गया है जयशंकर प्रसाद को। किसे दिया गया है? जयशंकर प्रसाद को राष्ट्र कवि के रूप में। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। देवदास उपन्यास पर कितनी बार फिल्म बन चुकी? 3 बार बन चुकी है। इस उपन्यासकार का नाम क्या है? इस उपन्यासकार, इसके उपन्यासकार कौन है? तो इसके उपन्यासकार प्रेमचंद जी नहीं, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। याद रखिएगा, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण, कई जगह पूछे गए हैं यह प्रश्न। कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी। देवदास उपन्यास पर 3 बार इनकी फिल्में बन चुकी हैं। यह इनका सबसे महत्वपूर्ण कहा जाए उपन्यास देवदास, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वही प्रश्न पुनः दोहरा दिया गया है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उसके ऊपर क्या वही प्रश्न रिपीटेड कर दिया गया है। तो आप लोग जानते ही हैं कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। काफी महत्वपूर्ण। इन रचनाकारों का नाम आप याद रखिएगा। यह हमारा यहां से सजेशन है कि जो रचनाकार हैं इनके महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं यह जरूर आप लोग जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं की गई इनकी वह तैयार रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? द्विवेदी युग से संबंधित है यह महत्वपूर्ण पत्रिका सरस्वती पत्रिका। इस पत्रिका के संपादक कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, बल्कि इस पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। न ये नहीं है बल्कि ये भी नहीं है, तो कौन है? महत्वपूर्ण पत्रिका के संपादक कौन है? इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? अब यहां बताना है कि व्यंजनों का वर्गीकरण अगर आप पढ़े होंगे, हिंदी में है कि व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो पहला वर्गीकरण क्या है? स्पर्श व्यंजन। पहला वर्गीकरण क्या है? स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन में क वर्ग से लेकर के कहां तक? क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक के 7 सारे अक्षर आते हैं। दूसरा जो इसका वर्गीकरण है, 3 प्रकार के वर्गीकरण है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और इस अंतस्थ व्यंजन में आते हैं य, र, ल, व। कौन आते हैं?
य र ल व। और उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, उस व्यंजन में स ह, यह उस व्यंजन है। और इस यहां पर अभी क्या पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा व्यंजन उष्म है, तो इसमें कौन सा है, ड जो हमारा स्पर्श व्यंजन है, ट हमारा स्पर्श है, ट हमारा, तो यहां उस व्यंजन हमारे हो जाएंगे कौन, ह। उस व्यंजन कौन है, ह। अगला आपका क्या है, रंग बरसे भीजे चुनर वाली रंग बरसे। बहुत पॉपुलर रहा अपने समय में, बहुत ही फेमस गीत रहा है कि रंग बरसे भीजे चुनर वाली रंग बरसे। गीत के रचनाकार इनमें से कौन से हैं। रंग बरसे भीजे, इस गीत के रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। इस गीत के रचनाकार बच्चों कौन है, हरिवंश राय बच्चन। अगला है इसिता गीत गाएगी। यह वाक्य में हमको काल बताना है। काल आप पढ़े होंगे और उसमें कहा गया, हिंदी में भी काल है, जैसे अंग्रेजी में टेंस कहा जाता है उसी प्रकार हिंदी में भी काल है। उस काल के अंतर्गत सामान्य काल, भूतकाल और भविष्यत काल की बात कही जाती है। यहां इस वाक्य में आपको बताना है कि यह जो लिखा गया है यह इसका काल कौन सा है, वर्तमान का है, भूत का है, कि सामान्य वर्तमान का है, कि भविष्यत का है। इसिता गीत गाएगी, तो यह कौन सा है, भविष्यत काल। कौन सा है, गीत गाएगी। अगर कहा जाता गीत गाती, गीत गा रही है, गीत गाई, गीत गाएगी, तो गीत गाएगी यह कौन सा है, भविष्यत काल। हो गया। निम्न इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम और तद्भव, देशज और विदेशज, ये हमारे शब्द रूपों के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। यहां हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, और इसमें जो शब्द तत्सम है वह कौन सा है, नेवला। नेवला तत्सम नहीं बल्कि तद्भव है। नया, ये भी तद्भव है, नया। यहां तत्सम है नव्य, यहां तत्सम है नव्य, और सारे तद्भव के रूप में कहे गए हैं। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का जब हम पढ़ेंगे भेद, तो वहां देखेंगे दो प्रकार की, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्रिया के कितने हैं, दो रूप। यहां कौन कौन से बताए गए हैं, अकर्मक और दूसरा सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक में अंतर क्या है, अकर्मक जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा उसे अकर्मक, जहां क्रिया कर्म के साथ आएगी उसे सकर्मक कहा जाएगा। तो यहां देखा जाए कि इसमें कौन अकर्मक क्रिया है। चालक गाड़ी चलाता है, क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है, कर्म है। मां स्वेटर बुनती है, क्या बुनती है, स्वेटर, कर्म कर रही है। रामू खाना खा रहा है, रामू क्या खा रहा है, खाना, यहां कर्म कर। लेकिन श्याम हंसता है, श्याम हंसता है, यहां कोई कर्म नहीं है, ठीक है। यहां पर यह क्रिया कौन सी होगी, यह क्रिया हमारी है अकर्मक। कौन सी क्रिया है, अकर्मक। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, इन प्रश्नों को देख करके यह अपनी तैयारी का रूपरेखा भी बनाइएगा कि सकर्मक और अकर्मक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तत्सम तद्भव से भी आ रहे हैं, और अकर्मक और साथ ही साथ काल से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इनको देख करके अपने टॉपिक को, अपने सिलेबस को आप क्लियर करने का प्रयास करिएगा कि ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, और दिखाई दे रहा पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी का आधार बनाइएगा। अगले प्रश्नों को हम लोग बढ़ें। कजरी भारत की एक लोकगीत और नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति कहां हुई। कजरी, कजरी गाया जाता है, गद्दी के गीत महिलाओं के द्वारा बहुत ही
फेमस है। तो कजरी कहाँ का लोक गीत और नृत्य शैली है, कहाँ का है? तो यह है उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर, पश्चिम बंगाल केरल का नहीं बल्कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश का। इस्लामी चंद्र कैलेंडर, इस्लामिक चंद्र कैलेंडर में पहला महीना कौन सा है? जैसे पूछा जाए यहां इस्लामिक, लेकिन अपने यहां पहला महीना हिंदी में कौन सा आता है? चैत। पहला महीना कौन आता है? चैत। उसी प्रकार से यहां क्या प्रश्न कर रहा है? इस्लामी चंद्र कैलेंडर में पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम, सफर, शव्वाल, मुहर्रम। तो इसमें पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। पहला महीना कौन सा है? न शव्वाल है, न सफर है, न रमजान है। अगला प्रश्न पढ़ा जाए। अगला प्रश्न हमारा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ है वह 1931 में। कब हुआ था? 1931 में गांधी इरविन समझौता। इसी के बाद समझे 1932 में गांधी पूना पैक्ट समझौता हुआ था। तो गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ वह 1931 के अंतर्गत हुआ है। कब हुआ है? 1931 में। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर लगभग कितने प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार महिला की साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो महिला की साक्षरता दर यहाँ 95% दिया गया है, यह नहीं है भाई। महिला की साक्षरता दर जो है वह 65% है। महिला की साक्षरता दर कितनी है? तो थोड़ा जहां महिला की साक्षरता दर, यहां यह भी आपको याद रखना है कि पुरुषों की साक्षरता दर क्या है। यह प्रश्न इस साक्षरता दर से भी पूछे जाते हैं। प्रश्न को पढ़ते समय उससे संदर्भित बातों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगले बढ़े। कर्नाटक नदी भारत के राज्य से होकर गुजरती है। कृष्णा नदी भारत के राज्य, डाट दिया गया है, कृष्णा नदी भारत के राज्य से होकर गुजरती है। तो कृष्णा नदी राज्य से होकर, यहां विकल्प दिया गया है उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तो कहां से होकर गुजरती है? कर्नाटक से। कहां से? कर्नाटक। कृष्णा नदी भारत के राज्य से होकर गुजरती है। तो यहां का क्या विकल्प होगा? यहां का विकल्प है कर्नाटक राज्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न हमारा देखा जाए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल, राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है वह कितने का है? तो भारतीय संविधान में राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है वह कितना है? 5 वर्ष का। अगर भारतीय संविधान में हम बात कहें तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का, और जहां विधान परिषदें हैं वह एक अस्थायी सदन के रूप में कार्य करता है। जैसे केंद्र में राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, वहां किसी भी प्रकार का सदन के अंतर्गत कहा जाए कि अस्थायी सदन है जिसका कार्यकाल नहीं, उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। उसी आधार पर भारत में राज्यों की विधानसभा के संदर्भ में कहा जाए तो इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। कितना है? इनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष दूर स्थित इनमें से किस ग्रह की खोज की? यह प्रश्न आपका बच्चों
करंट से है कि हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष दूर स्थित इनमें से किस ग्रह की खोज की है। तो यहां का जो प्रश्न होगा वह है TOI 175b। कहां? TOI 175b। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने किस ग्रह की खोज की? यहां न तो 712 होगा नया, बल्कि कौन सा? TOI 175b। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखा जाए। अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद, अरबी मूल ग्रंथ, अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया? यहां नाम दिया गया जियाउद्दीन बरनी, सुल्तान महमूद, अल बरूनी। तो किसके द्वारा लिखा गया था? अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था। क्या? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था? अल बरूनी। एक लंबी अवधि तक, जैसे 25 वर्ष में किसी स्थान के मौसम के एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम, मौसम का पैटर्न उस स्थान की क्या कहलाती? देखिए, एक लंबे समय तक 25, लगभग क्या आंकड़ा दिया? 25। किसी भी एक लंबे समय तक किसी स्थान के मौसम का एकत्रित आंकड़ों के आधार पर 25 वर्षों का आंकड़ा लेकर के उसके पैटर्न, मौसम कैसे चलते हैं, वहां क्या रहता है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? जलवायु। भू आकृति, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, क्या कहा जाएगा? जलवायु। क्या कहा जाता है? जलवायु। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता, जिनसे के माध्यम से हम वस्तुओं को नहीं देख सकते, जिनके माध्यम से हम वस्तुओं को नहीं देख सकते, उन्हें क्या कहा जाता? अपारदर्शी पदार्थ। क्या कहा जाएगा? अपारदर्शी पदार्थ। हो गया। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता, उसे क्या कहा जाता है? अपारदर्शी। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विकल्प दिया गया है सवाई जयसिंह द्वितीय, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा चोल प्रथम, तो यह विकल्प आपका जो होगा वह यह सही है, नया सही, नया। तो तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज चोल द्वितीय के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? राजा राज चोल द्वितीय के द्वारा। तो यहां विकल्प कौन सा होगा बेटा? यह होगा। कौन सा विकल्प है? राजा चोल द्वितीय के द्वारा कराया गया था। किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता कहलाता है। किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता क्या कहलाता है? मूल्यह्रास। वार्षिक भत्ता क्या कहलाता है? मूल्यह्रास। किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता क्या कहलाता है? वह कहलाता है मूल्यह्रास। बढ़े। अवमूल्यन नहीं, सकल निवेश नहीं, विनिवेश नहीं। भारत में अहोम साम्राज्य में बताइए, यहां अहोम साम्राज्य था, उसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? विंध्य, छोटा नागपुर का पठार, तटीय उड़ीसा, ब्रह्मपुत्र घाटी। तो भारत में अहोम साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र है? विंध्य है? नहीं। छोटा नागपुर का पठार, ये भी नहीं। तटीय उड़ीसा का भी क्षेत्र, बल्कि कौन सा है? अहोम।
अहोम विद्रोह भी हुआ है। अहोम विद्रोह भी का है, वह क्षेत्र कहां है? ब्रह्मपुत्र घाटी में। कहां? ब्रह्मपुत्र घाटी में। अहोम साम्राज्य वहीं था, ब्रह्मपुत्र घाटी में। चलें अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है? अगला प्रश्न है, चंद्रमा लगभग डॉट डॉट दिया गया दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाती है। चंद्रमा लगभग कितने दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाती है? तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? यहां समथिंग दिया गया है और 25, 21, 23, 27। तो यह विकल्प हमारा क्या होगा? 26.6 करके है, लेकिन यहां जो उसके समथिंग है वह कहां है? 27 दिन में। लगभग कितने दिन में? 27 दिनों में लगाती है। लगभग शब्द है तो 27 नहीं, 26 दिन कर कुछ दिन में यह लगाती है। विज्ञान की आवर्त सारणी में यमयन का यहां पूछ रहा रासायनिक तत्व का प्रतीक है। यमयन जो है किस का रासायनिक तत्व के रूप में इसके चिन्ह लगाए गए हैं? मैग्नीज, मैग्नीशियम, मेंडेलेवियम, मोलिब्डेनम। यहां पर किसके तत्व के रूप में विज्ञान की आवर्त सारणी में यमयन किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? मैग्नीज का है। भाई आवर्त सारणी कक्षा 10 से लेकर 12 तक साइंस के विद्यार्थियों को बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। उनके लिए तो बिल्कुल समान होगा, लेकिन आर्ट के लड़कों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई। तो यह किसका है? मैग्नीज। यमयन किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? मैग्नीज। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात सबसे कम है। किस राज्य का लिंगानुपात, पुरुष और महिला का जो रेशियो में, उसमें महिलाओं का सबसे कम है। तो लिंगानुपात सबसे कम कहां है? तो दिया गया है यह लिंगानुपात सबसे कम, पहला विकल्प सही है, हरियाणा। बिहार नहीं है, पंजाब भी नहीं है, जबकि कौन सा है? हरियाणा। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां है? हरियाणा के अंतर्गत। बढ़ें अगले प्रश्नों को देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो इसी के साथ अगले प्रश्न नहीं बल्कि इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर बच्चों समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।